Hello students, how are you all? So let's begin with our today's point, the pace of industrial change. In my previous video, I gave you the first point of the pace of industrial change, औद्योगिक बदलाव की रफ्तार. And I said cotton was the dynamic sector. Cotton was the leading sector in the first phase of industrialization till 1840. 1840 तक लीडिंग सेक्टर कॉटन था. बट आफ्टर कॉटन, after 1840, iron and steel led the way. Cotton was the leading sector till 1840. So what happened after 1840? 1840 के बाद क्या हुआ कि iron and steel industry became the leading sector. So let's come to know about it. क्यों कॉटन को हटा के आयरन एंड स्टील नंबर 1 बन गई? बिकॉज विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड इन 1840, इंग्लैंड में रेलवे लाइंस ले डाउन बिछाने की शुरुआत हो गई थी फ्रॉम 1840. Then in the colonies, फिर जहां जहां ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वहां पे भी रेलवे लाइंस ले डाउन होनी शुरू हुई. अगेन लिसन, why iron and steel industry became the leading sector? कॉटन को पछाड़ के ये लीडिंग सेक्टर कैसे बन गया? Because of the expansion of railway in England in 1840 and then in the colonies from 1860s. Like example, India was the colony of Britain और भारत में first railway line lay down between in 1854 between मुंबई एंड थाने. मुंबई CST से थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड होते गया. इसीलिए द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली. जो डिमांड थी आयरन एंड स्टील की वो तेजी से बढ़ती गई क्योंकि हर एक जगह पे रेलवे लाइन को ले डाउन करना शुरू हो गया, इंग्लैंड में भी और इंग्लैंड की कॉलोनीज में भी. सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिकेम द लीडिंग सेक्टर आफ्टर 1840. 1840 के बाद ये लीडिंग सेक्टर बन गया कॉटन को हटाकर. Just now I said, dear children, after 1840, iron and steel industry became the leading sector because of laying down of railway lines first in England, Britain from 1840s and then in the colonies from 1860. So iron and steel industry became the leading sector. पहले कॉटन था, फिर कॉटन के बाद लीडिंग सेक्टर कौन बन गया? कॉटन को पीछे करके आयरन एंड स्टील. एंड सी हियर, by 1873 Britain was exporting iron and steel worth about 77 million pound, double the value of its cotton export. 1873 में ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने लगा कितना? आयरन एंड स्टील, अबाउट 77 मिलियन पाउंड, जो डबल था द वैल्यू ऑफ इस कॉटन एक्सपोर्ट. इट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. अर्लियर कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर, but after cotton, iron and steel industry became leading sector because of the laying down of railway lines. Now we will go to the second most important point. The new industry could not easily displace the traditional industry. जो नई इंडस्ट्रीज आई थी जहां काम मिलों में होता था, they could not easily, वो आसानी से किसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री. ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जहां काम कहाँ होता था? इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री काम घरों में हुआ करता था. न्यू इंडस्ट्रीज केम, they were set up in the towns, but they could not easily displace the traditional industry. कैसे? Let's come to know about it. Just now, dear children, I said that new industry could not easily displace the traditional industry. नई इंडस्ट्री आ तो गई थी where the work was done in the mill, लेकिन वो इंडस्ट्री ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पाई. कैसे? हाउ कम? सो कम हियर टू नो अबाउट इट. इवन एट द एंड ऑफ 19th century,
less than 20% total workforce was employed in technologically advanced sector. हालांकि मिल आ चुकी थी, सेटअप हो चुकी थी, और जितनी भी अलग अलग मशीनें थी जो काम करती थी वो मिलों में रखी गई थी. But even at the end of 19th century, listen carefully, less than 20% total workforce was employed in technologically advanced, तकनीकी advanced industrial sector. और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से पहले टेक्सटाइल वाज द डायनेमिक सेक्टर, कॉटन टेक्सटाइल वाज द डायनेमिक सेक्टर, बट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट. मिल में सिर्फ कितने परसेंट काम करते थे? मिल में सिर्फ 20% वर्कफोर्स थे, काम करते थे. टेक्सटाइल डायनेमिक सेक्टर था, बट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड नॉट विद इन द फैक्ट्रीज. लेकिन ज्यादा मात्रा में जो सामान बन के निकलते थे वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं होते थे, बट आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक यूनिट. लेकिन ये काम घरों में होते थे. लिसन केयरफुली, इट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. न्यू इंडस्ट्री कुड नॉट इजिली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री. कब तक? इवन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सिर्फ 20% टोटल वर्कफोर्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेक्टर में काम करते थे. टेक्सटाइल डायनेमिक सेक्टर था, लेकिन फिर भी जो आउटपुट था, सामान बनकर जो आता था, वो फैक्ट्रीज में नहीं था. उस समय भी ज्यादा से ज्यादा सामान बनकर आते थे. कहां पे? फ्रॉम डोमेस्टिक यूनिट. इट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द पेज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. नाउ वी विल गो टू द थर्ड. Now come to the third point. The pace of change in the traditional industry. Just now I explained you about the traditional industry. The pace of change in the traditional industry was not set by any steam power, cotton or metal industry. ये जो रफ्तार थी बदलाव की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में, पुरानी इंडस्ट्रीज में, वो किसी स्टीम पावर, कॉटन और मेटल इंडस्ट्री के द्वारा नहीं थी, but it was an ordinary and small innovation. Again listen carefully students. The pace of change in the traditional industry was not by any steam powered cotton or metal industry, but it was ordinary and small innovation where the basis of growth in non-mechanized sector, जो छोटे छोटे innovation होते थे वो थे ग्रोथ के आधार. जैसे नॉन मैकेनाइज सेक्टर में सच एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग, पोट्री, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर. जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वहां पे जो नए नए इनोवेशन होते थे वो सामान क्या क्या बनाते थे उन लोग? फूड प्रोसेसिंग के, बिल्डिंग के, पोट्री के, ग्लास वर्क एंड टैनिंग एंड फर्नीचर. ये सब सामान बनाए जाते थे इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. Now come to fourth point in the phase of industrial change. The fourth point is the technological changes occurred very slowly. ये जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, नई नई मशीन्स आ रही थी, but this technological changes occurred slowly. Why technological changes occurred slowly? So here is the reason also. New technology was expensive. Sorry. ये जो नई तकनीक थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत कीमती थी. नई नई मशीनें जो आ रही थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी. It was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. Merchants and industrialists को पैसा लगाना था मशीन्स पे, so they were cautious about using it. इसीलिए वो इन मशीनों को नहीं लेते थे. क्यों नहीं लेते थे? वो भी रीजन है. Come, let's see. The machines. Listen carefully. Again, I am repeating the point. Technological changes occurred very slowly because the new technology was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. वो बहुत परहेज करते थे, बहुत हिचकिचाते थे इसको लेने से. क्यों? क्योंकि machines often broke down. ये machines जो थी ये broke down हो जाती थी, ये टूट जाती थी. And repair was costly. Machines टूट जाती थी, repair was costly. Now come to the fourth point in the phase of industrial change. Listen carefully. Fourth point. Technological changes occurred slowly.
ये जो तकनीकी बदलाव हो रहे थे वो धीरे धीरे हो रहे थे। जो नई नई मशीन्स आ रही थी, मशीन्स को मिल्स में रखा जा रहा था, लेकिन ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया, ये काम करने का जो तरीका था वो बहुत स्लो चल रहा था। वाई सो, क्यों ऐसा? वाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली? सो रीजन इज ऑल्सो हियर। आइए देखते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव। Why technological changes occurred slowly? Because new technology was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. और जो merchants और industrialists थे वो बहुत cautious थे इसको यूज करने में, क्योंकि machines often broke down. ये machines महंगी महंगी कीमती होती थी, लाई जाती थी, मिल्स में सेटअप की जाती थी, लेकिन ये machines बहुत जल्दी टूट जाती थी। ब्रोक डाउन हो जाएगी तो रिपेयर करवाना पड़ेगा, एंड रिपेयर वॉज ऑल्सो कॉस्टली। सी माई चिल्ड्रन, द क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाई मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वेर कॉशियस अबाउट यूजिंग द न्यू मशीन्स, द न्यू टेक्नोलॉजी? Why merchants and industrialists were cautious about using the new technology? Because new technology was expensive and the machines often break down, and the repair was also costly. Repair करना भी बहुत महंगा था. They were not effective as their inventors. और मशीन्स उतनी इफेक्टिव नहीं थी जैसे कि उनके इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने दावा किया था. देखिए, जब मैन्युफैक्चरर्स और इन्वेंटर कोई भी सामान बनाते हैं तो वो दावा करते हैं कि ये टिकाऊ है, ड्यूरेबल है, लेकिन वैसे मशीन्स नहीं होती थी. सो दैट्स व्हाई इट इज द रीजन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड वेरी स्लोली. इसीलिए 20% वर्कफोर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांस सेक्टर में काम करता था, बाकी प्रोडक्शन कहाँ होता था? डोमेस्टिक यूनिट में होता था. दिस आर द 4 points in the phase of industrial change. Now let's come to the next point. Now come to the last point in the phase of industrial change, that is steam engine. If suppose a question asked to you, who invented the steam engine? Many of you have the answer that steam engine was invented by James Watt. छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया, तो बहुत लोगों के पास यही आंसर होता है, जेम्स वॉट. बट नाउ कम टू लिसन केयरफुली. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen. We are here studying about steam engine, and James Watt improved the steam engine produced by Newcomen, and he patented the new engine. और उसने उसमें ये करके मोल्डिंग करके एक नई इंजन तैयार की. कब? In 1781. He was helped by his industrialist friend. और इसमें जेम्स वॉट की मदद की उनके इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड ने, मैथ्यू बोल्टन. This Matthew Boulton manufactured the new model. Listen carefully again. James Watt improved the steam engine which was produced earlier by Newcomen. उसने इम्प्रूव करके, जेम्स वॉट ने, इन्होंने इम्प्रूव करके नया मॉडल, नया इंजन तैयार किया in 1781, and for this he was helped by his industrialist friend Matthew Boulton, who manufactured the new model. And at the beginning of 19th century, अगर हम स्टीम इंजन की बात करते हैं, at the beginning of 19th century there were no more than 321 थी. So 21 स्टीम इंजन से ज़्यादा नहीं थी. कब? At the beginning of 19th century. अब ये जो 321 स्टीम इंजन्स थी, ये कहाँ पे यूज होती थी? All over England. In the beginning of 19th century, there were 321 steam engines all over England. 80 steam engines were in cotton industries. 80 steam engine कहाँ पे थी? Cotton industries में थी. 9 were in wool industry. 9 steam engines wool industry में थी. And rest बचे हुए अक्षय जो थे, they were in mining, canal and iron works. So this is about the steam engines, who patented the steam engines and where the steam engines were used in the 19th century. Tomorrow I will catch up with you all with the next interesting point, hand labor and steam power. Have a good day, children.